नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। वक्त हो गया है जनता की आवाज को मंच देने वाले शो घंटी बजाओ का। जनता से जुड़े बुनियादी मुद्दे जो हमारे आपके जीवन पर असर डालते हैं, हम उनकी तह तक जाकर पड़ताल करते हैं ताकि आपकी आवाज हुक्मरानों तक पहुंचे, आपको आपकी समस्या का निदान मिल सके, इंसाफ मिल सके। आपको पता ही है, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में आने वाले दिनों में चुनाव है। चुनाव के नाम पर जनता की जान से कैसे खिलवाड़ जारी है, आज हम आपको दिखाने वाले हैं। कोरोना महामारी से आज भी देश में कईयों की जान जा रही है, लेकिन नेताजी को इससे क्या मतलब? उन्हें तो लाव लश्कर के साथ प्रचार करना है, वोट मांगना है ताकि कुर्सी की कबड्डी में आगे निकल सकें। जी हां, सत्ता की सीढ़ियां चढ़ सके नेताजी, सिर्फ उन्हें इसी से मतलब है। चुनाव आयोग के निर्देश के बावजूद अभी नेता डोर टू डोर कैंपेन में लोगों का हुजूम लेकर चल रहे हैं। आप सोचिए, कल के बाद जब रैलियों पर चुनाव आयोग की रोक खत्म हो जाएगी तो क्या होगा? क्या इन चुनावी राज्यों में कोरोना विस्फोट होने वाला है? क्या चुनाव आयोग को यह रोक आगे भी जारी नहीं रखनी चाहिए? वोट के लिए कोरोना के सुपर स्प्रेडर बनने वालों की घंटी बजाइए। नंबर आपके सामने है 8422840000। चुनाव के मौसम में रैलियों और रोड शो पर रोक लगाने की नौबत इसलिए आई क्योंकि कोरोना के बढ़ते मामलों के बावजूद सभी राजनीतिक दल इसे लेकर पूरी तरह बेपरवाह थे। चुनाव की तारीखों का ऐलान करते हुए चुनाव आयोग ने साफ कह दिया था, किसी भी स्थिति में 5 लोगों से ज्यादा एक साथ प्रचार के लिए न जाएं। लेकिन वो नेता ही क्या जो नियमों को मान ले। ये देखिए, सरधना से बीजेपी विधायक संगीत सोम अपना पर्चा दाखिल करने जा रहे हैं, साथ में समर्थकों की भीड़। नेताजी ने मास्क लगाया है, लेकिन समर्थकों ने इसकी जरूरत नहीं समझी। नामांकन भरने के बाद संगीत सोम ने भी अपना मास्क हटा दिया और शुरू हो गया फोटो सेशन। एक ऐसे फोटो है साथ में। इसके बाद भी संगीत सोम का दावा है कि वो चुनाव आयोग के सभी नियमों का पालन कर रहे हैं। हम चुनाव आयोग के कभी भी आदेशों का उल्लंघन नहीं करते। शायद मुझ पर आज तक, शायद एक दफे, मुझे नहीं पता, मुझ पर आज तक चुनाव आयोग की तरफ से कोई मुकदमा नहीं हुआ है। दूसरी तस्वीर शामली की है। बीजेपी उम्मीदवार और प्रदेश के गन्ना मंत्री सुरेश राणा भी पर्चा दाखिल करने के लिए समर्थकों की भीड़ लेकर पहुंच गए। इनमें से ज्यादातर ने मास्क नहीं लगाया है और जिन्होंने लगाया था उन्होंने भी कैमरे के सामने अपना चेहरा चमकाने के लिए मास्क उतार दिया। जब कैबिनेट मंत्री खुद इस तरह की भीड़ लगाएंगे तो बाकी लोगों से क्या उम्मीद की जाए? ये अमरोहा में बीजेपी के उम्मीदवार के नामांकन के लिए निकला काफिला है। पर्चा भरने के जोश में सारे कोरोना नियम धरे रह गए। 5-10 भूल जाइए, यहाँ 50 से भी ज्यादा लोगों का काफिला चल रहा है। अगर चुनाव के नाम पर ऐसी भीड़ जुटेगी तो कोरोना कैसे रुकेगा? चुनाव आयोग के नियम के मुताबिक उम्मीदवार घर घर प्रचार के लिए जाएं तो 5 लोग से ज्यादा उनके साथ ना हो। लेकिन गाजियाबाद की साहिबाबाद सीट से उम्मीदवार अमरपाल शर्मा का प्रचार देखिए। तंग गली में पूरी की पूरी भीड़ जा रही है। हालांकि इसका वीडियो सामने आने पर पुलिस ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ नियमों के उल्लंघन का केस दर्ज कर लिया है। वहीं आगरा के पीनाहट में बीजेपी नेता और पूर्व ब्लॉक प्रमुख ने सैकड़ों लोगों की भीड़ जुटा ली। नेताजी ने ये मीटिंग इसलिए की क्योंकि उन्हें टिकट नहीं मिला, तो वो अपने समर्थकों के साथ मिलकर आगे की रणनीति बनाना चाहते थे। पर ये भूल गए
कि चुनाव आयोग ने ऐसी किसी भी सभा पर रोक लगा रखी है। यहाँ सभी कोरोना नियमों का उल्लंघन हुआ। हैरानी की बात है, पुलिस और प्रशासन को भी इस जनसभा की कोई खबर नहीं लगी। जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तब केस दर्ज किया गया। ऐसी ही तस्वीरों को देखकर ये चिंता बढ़ती है, अगर रैलियां शुरू हो गईं, तब क्या होगा? क्योंकि रैलियों, रोड शो और जनसभाओं पर रोक के बावजूद चुनावी राज्यों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जब चुनाव का ऐलान हुआ और आयोग ने रैलियों पर रोक का आदेश दिया, उस दिन प्रदेश में कोरोना के 6,411 मामले सामने आए थे, जो 20 जनवरी को बढ़कर 18,429 पर पहुंच गए। यानी सिर्फ 13 दिन में 189% केस बढ़ गए। इसी तरह उत्तराखंड में 8 जनवरी को 1560 केस थे और 20 जनवरी को ये बढ़कर 4,818 पर पहुंच गए। मतलब 209% की बढ़त। वहीं पंजाब में इस दौरान 89% केस बढ़े। इन सब के बावजूद इनमें से किसी भी राज्य में कोई भी राजनीतिक दल अपनी जिम्मेदारी समझने को तैयार नहीं। ये उत्तराखंड के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक हैं। पार्टी ने इन्हें चुनाव का टिकट दिया तो ये विजय जुलूस लेकर निकल पड़े। देखिए किस तरह वो खांसते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसके बावजूद उनके समर्थकों को कोई डर नहीं। सब के सब बिना मास्क लगाए नाचते रहे, लड्डू बांटते रहे। चुनाव आयोग के निर्देश और कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाने के इस मामले में कोई कार्रवाई भी नहीं की गई। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रदेश स्तर के छोटे नेता ऐसी लापरवाही कर रहे हों। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आचार संहिता लगने के बाद पहली बार यूपी पहुंचे। आगरा से उनकी डोर टू डोर कैंपेन शुरू होनी थी। उससे पहले वो महादेव मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं की भीड़ भी उनके साथ मौजूद रही। इन तस्वीरों को देखकर साफ है कि आने वाले दिनों में अगर चुनावी राज्यों में कोरोना को बढ़ने से रोकना है तो आयोग को रैलियों और जनसभाओं पर पाबंदी को न सिर्फ बढ़ाना होगा बल्कि चुनावी भीड़ वाले हर कार्यक्रम पर और सख्ती से लगाम लगानी होगी। तो कोरोना के खतरे के बीच भी हर ओर चुनावी शोर, लेकिन उन युवाओं की कोई क्यों नहीं सुनता जिन्हें एक अदद नौकरी की दरकार है, जिनके ख्वाब बेरोजगारी के दंश ने कुचल दिए हैं। पार्टी कोई भी हो, सत्ता में आने से पहले हर कोई रैलियों में बेरोजगारी बेरोजगारी चिल्लाता है, लेकिन सरकार में आने के बाद बेरोजगारी की कोई भी सुध नहीं लेता। आज हम आपको गोवा का हाल दिखाने वाले हैं, जहां कुछ ही दिनों में चुनाव है। सवाल यह है, गोवा के लोग वोट डालते वक्त क्या बेरोजगारी के मुद्दे को जहन में रखेंगे? हमें तो आसानी से नौकरी नहीं मिलती है। 3 लोगों में हर 2 बंदे बेरोजगार है आज गोवा में। इंडस्ट्री तो आ रही है लेकिन युवाओं के लिए, गोवा के युवाओं के लिए उधर काम नहीं मिलती। जितना भी करना कर सके उतना सब कुछ सरकार ने किया है। रोजगार हर इंसान की जरूरत होती है और इसी से घूमता है जिंदगी का पहिया। और इस पहिए को घुमाने की गारंटी सियासी दल चुनाव के वक्त जरूर देते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद शायद इसे भूल जाते हैं। जानकारी के मुताबिक गोवा में जो रोजगार की दर है वो पहले यानी 5 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ 50% थी, जो अब गिरकर 32% पर आ गई है। आसान शब्दों में अगर समझे तो गोवा में हर दूसरा व्यक्ति के पास पहले नौकरी थी, अब 3 में से 1 व्यक्ति के पास ही नौकरी बची है। यानी गोवा में नौकरियां बढ़ने की बजाय घट गईं। 21 साल के रोमेल ने जब 12वीं की परीक्षा फर्स्ट क्लास में पास की तो सोचा था कि सरकार में लोअर डिवीजन क्लर्क की नौकरी मिल जाएगी और उस नौकरी से होने वाली कमाई से वो आगे की पढ़ाई पूरी करेंगे। लेकिन नौकरी मिली नहीं, इसीलिए उन्हें मजबूरी में नींबू पानी का ठेला लगाना पड़ा। गोवा में तो आसानी से नौकरी नहीं मिलती है और गोवा में मेन ये है कि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो आपका कोई रिलेटिव रहना चाहिए अपना एमएलए के सपोर्ट में और अपना सीएम के सपोर्ट में। यहाँ के लोग ऐसा है कि पैसे दो और गवर्नमेंट जॉब ले जाओ। बिकती है गवर्नमेंट जॉब यहाँ पे। आपके हुनर पे आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं देंगे कि अब आप 15वीं ग्रेजुएट पास हो, आपने इतना पढ़ाई की, आपने इतना पढ़ाई की, उस पर कुछ नहीं रहता है।
रोमेल अकेले नहीं हैं। गोवा में तमाम युवा बेरोजगार भटक रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि समस्या सिर्फ सरकारी नौकरी की नहीं, सरकार ने किसी भी क्षेत्र में नौकरियां बढ़ाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इंडस्ट्री तो आ रही है, सरकार बोल रही है कि आ रही है, लेकिन युवाओं के लिए, गोवा के युवाओं के लिए उधर काम नहीं मिलती। अभी ऐसी स्थिति है कि इधर कहीं पे भी प्लेसमेंट नहीं है। मैंने बहुत सारे पोस्टों के लिए अप्लाई किया था, लेकिन यहाँ एक भी नौकरी नहीं मिल रही। गोवा में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, इसीलिए 2017 में बीजेपी ने इसे लेकर कई वादे किए थे। बीजेपी के घोषणा पत्र में 5 साल में 50,000 नौकरियां देने की बात कही गई थी। पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने का वादा था, लेकिन सत्ता में आने के बाद से ये सारे वादे सिर्फ कागजों पर रह गए। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस 4,000 ऐसा फॉर्म लेके भरते थे इलेक्शन टाइम। एक नया पैसा आज तक एक स्टूडेंट या कैंडिडेट के जेब में नहीं गया। रोजगार की हो, गवर्नमेंट जॉब हो, बाकी का गवर्नमेंट का जो चीफ मिनिस्टर रोजगार योजना हो, अदर स्कीम हो, उसके माध्यम से जितना भी कर सके उतना सब कुछ सरकार ने किया है। बेरोजगारी दूर करने के बीजेपी के वादे से उलट हकीकत ये है कि गोवा में बेरोजगारी दर पिछले कुछ सालों में और बढ़ गई है और मौजूदा वक्त में ये देश की बेरोजगारी दर से कहीं ज्यादा है। गोवा की ये स्थिति इसलिए भी चौंकाने वाली है क्योंकि यहाँ पर्यटन क्षेत्र में ही काफी रोजगार पैदा करने की संभावनाएं मौजूद हैं। फिर एक बार चुनाव सर पर है और राजनीतिक पार्टियां अपने वादे के पिटारे को खोलती दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गोवा की जनता से वादा किया है कि अगर राज्य में उनकी सरकार आती है तो वो हर घर के युवा को नौकरी देंगे। गोवा से संवाददाता रौनक कुकड़े की रिपोर्ट। मुंबई सीखे दिल्ली से, देश में बच्चे कोरोना के मामले में सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं। वो स्कूल जा नहीं पा रहे, ऑनलाइन पढ़ाई को मजबूर हैं क्योंकि 15 साल से छोटे बच्चे पूरी तरह से अनवैक्सीनेटेड हैं और 15 से 18 साल वाले बच्चों का वैक्सीनेशन अभी बुनियादी स्तर पर ही है। लेकिन इसी बीच मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में बच्चों को स्कूल भेजने की जल्दबाजी शुरू हो गई। सरकार ने 24 जनवरी यानी सोमवार से 1ली से 12वीं तक के स्कूल खोलने का फैसला ले लिया। आज हम इस मुद्दे के दोनों पहलू आपके सामने रखेंगे, फिर आप खुद तय करेंगे कि इस मुद्दे पर आपको किसकी घंटी बजानी है। स्कूल जाने वाले बच्चों की कतार, स्कूल न जाने वाले बच्चों की कतार। आप अपने बच्चों को किस कतार में देखना चाहेंगे? मुंबई में यही सवाल हर बच्चे के गार्जियन के दिमाग में घूम रहा है। सरकार ने फैसला लिया, सोमवार से बच्चों के सारे स्कूल खोल दिए जाएं और स्कूल आने की शर्त बड़ी लंबी है। पहली शर्त, 50% बच्चे ही स्कूल जाएं। दूसरी शर्त, स्कूल पूरे वक्त ना चले। तीसरी शर्त, बच्चे पूरे वक्त मास्क पहने। चौथी शर्त, टिफिन लाना और खाना मना। पांचवी शर्त, एक दूसरे से दूरी बनाकर रखें। यानी कि मास्क बराबर डालनी है, हाथ धोना है और सेफ डिस्टेंस रखना है। फिर सब टीचर्स ने और स्टाफ मेंबर्स ने वैक्सीन लिया हो, क्योंकि बच्चों को ज्यादा करके एडल्ट से लगता है। सर्कुलर निकाले कि जो बच्चे को बुखार है, जो वैसे भी अगर कोविड नहीं था भी तो बच्चे को बुखार था तो वो वापिस ही भेजा जाता था, तो उनको स्कूल में ना भेजें। सुन लिया आपने, स्कूल खोलने की शर्त क्या है और स्कूल खोलने का पक्ष क्या। अब यहाँ खड़े होते हैं कुछ सवाल। पहला सवाल, आखिर स्कूल खोलने में जल्दबाजी क्यों दिखाई जा रही है? दूसरा सवाल, स्कूल खुलेगा तो बच्चे एक दूसरे से मिलेंगे ही, मिलने पर रोक क्यों? तीसरा सवाल, बच्चे पूरे वक्त मास्क लगाकर रखें, इसे किस तरह लागू करेंगे? चौथा सवाल, बच्चे स्वाभाविक तौर पर दौड़ते हैं, खेलते हैं, मास्क लगाकर दौड़ना वैज्ञानिक तौर पर खतरनाक साबित हो सकता है, कौन रखेगा ख्याल? पांचवा सवाल, जब स्कूल जाकर बच्चे एक दूसरे से मिलेंगे ही नहीं, दूरी भी बनाकर रखेंगे, खेलेंगे, खाएंगे नहीं, तो स्कूल जाने का मतलब ही क्या रह गया?
जो प्रोटोकॉल कोविड-19 के माध्यम से दिए गए हैं उसका पूरी तरह से पालन किया जाएगा और स्थानिक परिस्थिति को मॉनिटरिंग करके सबको कंसर्न लेके ही ये स्कूल शुरू करने का निर्णय वहाँ पे लिया जाएगा। और इसमें ये करते वक्त पूरी तरह से ये ध्यान देना होगा कि बच्चों की हेल्थ और बच्चों की सेफ्टी हमारी हमेशा प्रायोरिटी रहेगी। मुद्दा तो ये भी है ना कि 15 साल से कम उम्र के बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं हैं, फिर भी उन्हें स्कूल भेजने की जरूरत क्यों है? बच्चों के लिए कोई दवाई ही कारगर नहीं है जो बड़ों को दी जाती है। ऐसे में सवाल ये है, आखिर स्कूल एक आदेश में बंद होने वाली चीज नहीं जिसे एक नए आदेश से ऐसे ही खोल दिया जाए। यहाँ बच्चों के वर्तमान और भविष्य का सवाल खड़ा हो जाता है। सवाल ये भी खड़ा होता है, अगर बच्चों में संक्रमण बढ़ा तो उसके लिए सरकार ने क्या इंतजाम किए हैं? हमारी जिम्मेदारी में पूरे मुंबई में जो हमारे आईसीयू बेड है वो 3000 से ऊपर हमारे आईसीयू बेड है। जो हमारे पेडियाट्रिक आईसीयू है वो 154 के कोविड-19 कोरोना के, और हमारी न्यूनेटल वार्ड है वो 54 है। आज भी हमारे पास बेड वैकेंट ज़्यादा है। ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने पर बच्चों के लिए एकदम से डिफरेंट सेटिंग और मास्क की जरूरत होगी। क्या मुंबई ने इसके इंतजाम किए हैं? स्टूडेंट आने के बाद मास्क और सैनिटाइजर बॉटल उसके पास रखी जाएगी। पानी पीने की जो टाइमिंग दिया जाता है स्कूल में, वो घंटा बजने के बाद उसको पानी की व्यवस्था की जाएगी। पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार जैसे केंद्र सरकार टास्क फोर्स जो कहते हैं वो हिसाब से ही मुंबई की स्कूलें हमारी महानगर पालिका हो या अनुदानित हो, बिना अनुदानित हो या प्राइवेट हो, सबको एक ही नियमावली लागू होगी। देश में वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है और कोरोना संक्रमण की जो रफ्तार दिखाई दे रही है, इसमें असमंजस ये है कि हम किस पर यकीन करें। वैक्सीनेशन एक प्रक्रिया है जिसे पूरा होने में वक्त लगेगा। 15 से 18 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन की रफ्तार ज्यादा होने के बावजूद संख्या इतनी बड़ी है कि उसे पूरा करने में दिक्कत आ रही है। ऐसे में अनवैक्सीनेटेड पहली, दूसरी, तीसरी जैसी कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों को स्कूल लाकर खतरे से दो चार कराना किस तरह की समझदारी है? सबसे पहले तो यह मान लेना ही गलत है कि बच्चों में कोरोना के लक्षण कम होते हैं, उनमें सीरियसनेस ज्यादा नहीं होती। तो क्या इस भ्रम को हम स्कूल खोलने का आधार बना सकते हैं? बच्चों को अगर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी तो कितने अस्पताल तैयार हैं? बच्चों को अगर दवा की जरूरत पड़ी तो वो दवा कौन सी होगी? सवाल कई हैं, पुख्ता जवाब नहीं। बच्चों में कोरोना के लक्षण बुजुर्गों से अलग दिखाई देते हैं। वो क्या लक्षण होते हैं? किस तरह की सावधानी बरतने की जरूरत होती है? बच्चों का स्वभाव होता है खेलना कूदना। उन्हें खेलने से मना करेंगे तो वो दौड़ेंगे, दौड़ने से मना करेंगे तो जहां होंगे वहीं कोई फिजिकल एक्टिविटी करेंगे। ऐसे में बच्चों को रोकेगा कौन? और रोका नहीं तो बच्चे मास्क लगाकर फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो उनकी सांसें फूलेंगी। मास्क लगाकर फिजिकल एक्टिविटी जानलेवा हो सकती है। इस सब पर नजर कौन रखेगा? क्या स्कूल में ऐसे इंतजाम होंगे कि बच्चों में इन वजहों से होने वाली दिक्कत का तुरंत इलाज हो सके? हमने हर स्कूल जो है वो हमारे हॉस्पिटल्स जो है बीएमसी के उनसे अटैच किया है, और ऐसी कोई भी दिक्कत अगर किसी स्कूल में आती है तो हमारा जो टीचर है, हेडमास्टर है, वो उन डॉक्टर्स को कंसल्ट करेंगे और डॉक्टर एग्जामिन करेंगे कि सिचुएशन क्या है और वो डिसीजन देंगे कि क्या करना चाहिए आगे। मुंबई के ही ज्यादातर माँ पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजने से कतरा रहे हैं। उन्हें खतरे का अंदेशा है। ऐसे में सरकार ने जो भी शर्त रखी है और जो भी तर्क सामने रख रही है उस पर आम लोगों को उतना यकीन नहीं। ऐसे भी सरकार आधे अधूरे मन, आधी अधूरी तैयारियों के साथ स्कूल खोलने के फैसले को अमल में लाती दिखाई दे रही है। मुंबई के प्रभात देवी इलाके में मौजूद माता पिता ने एबीपी न्यूज को बताया वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे क्योंकि फिलहाल शहर में हालात ठीक नहीं। स्कूल में भेजने का हम लोगों ने कुछ डिसाइड नहीं किया है, क्योंकि जो क्लाइमेट चल रहा है मुंबई का क्लाइमेट ऐसे चल रहा है कि जो नॉर्मल आदमी वो भी बीमार पड़ रहा है, और तो बच्चे तो इस क्लाइमेट में इतने
प्रॉब्लम हो जाएगा, इससे हम लोग स्कूल भेजेंगे तो उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं, स्कूल तो नहीं भेजेंगे क्योंकि उन लोग घर में रहते हुए मास्क ऐसा पहनते हैं तो नीचे ऊपर करते रहते हैं। 2 घंटे के लिए उन लोग लगाएंगे, उनको सांस लेने के लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं भेज सकते, मतलब जो ऑनलाइन जो चालू है ना वही बेटर है। स्कूल तो खुलना ही नहीं चाहिए बिकॉज अभी तो ओमाइक्रॉन के पेशेंट हर दिन 6,000, 7,000, 8,000 के तकरीबन ग्रुप बढ़ रहे हैं। मुंबई में भी ज्यादातर सरकारी स्कूल बीएमसी के तहत आते हैं और बीएमसी भी सरकार के फैसले के मुताबिक स्कूल खोलने की तैयारी कर रही है। ऐसे में बच्चों पर संकट चौतरफा दिखाई दे रहा है। हर एक माँ बाप को मैं यही आश्वासित करेगी कि आपको जैसा उचित लगता है वही करो। जिसको डर है तो उनको ऑनलाइन भी हम दे रही है शिक्षा। प्राइवेट स्कूल है, उनकी तैयारी देखो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लोगों को ये सीख दे दो कि मार्क्स नीचे मत करो। अब हम आपको दिखाते हैं मुंबई की असली हालत, जहां कोरोना संक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा। ये कुछ तस्वीरें हैं जो मुंबई की असली हालात को दिखाती हैं। बच्चों की बात छोड़ भी दें तो बड़े बुजुर्ग, वयस्क और समझदार लोग किस तरह कोरोना नियमों को नहीं मान रहे। तो बच्चों से उम्मीद करना कि वो सारे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल को मानेंगे, ये कुछ ज्यादा नहीं होगा। ये जो तस्वीरें आप देखने वाले हैं, ये तस्वीरें मुंबई के दादर की हैं, जहां लोग कोरोना लापरवाही की गवाही दे रहे हैं। दादर की ये तस्वीरें मुंबई के असली हाल को दिखाती हैं, जहां बड़े और समझदार लोग कोरोना नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। ऐसे में बच्चों से उम्मीद करना कि वो सारे प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे कुछ ज्यादा दिखाई देता है। इसी के साथ इस बात पर भी गौर करने की जरूरत है कि महाराष्ट्र में 15 से 18 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन की स्थिति क्या है। मुंबई बच्चों के वैक्सीनेशन की रफ्तार के मामले में पिछड़ती हुई दिखाई पड़ रही है। मुंबई में बच्चों की तादाद 9,20,000, अब तक वैक्सीनेशन 1,48,000, बच्चों की कुल आबादी का 16%। इसका मतलब यह है कि 84% बच्चे अनवैक्सीनेटेड हैं। 9 लाख लोगों को हमको 28 दिन में पूरा करने का हमने अपने निर्धारित किया है। 28 दिनों बाद में जब सेकंड डोज भी हो जाएगा तो सेकंड डोज देने में हमको कोई असुविधा ना हो, कोई दिक्कत ना हो, वैसा हमने नियोजन किया है और उस मुताबिक हम इस प्रोग्राम को आगे लेकर जाएंगे। स्कूल भेजने को तैयार माँ पिता। स्कूल भेजेंगे तो भी खतरा है, नहीं भेजेंगे तो भी पढ़ाई का खतरा है ही ना। तो भी हम लोग क्या करने का, भी घर पे बैठ के ऑनलाइन तो क्लास होता ही नहीं, उसमें क्या बच्चे दिन भर मोबाइल में ही लगे रहते हैं। केसेस बढ़ रहे हैं लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, वैसे भी घर में बैठ के भी बच्चे बहुत ज़्यादा ही एकदम टीवी मोबाइल में एकदम ज़्यादा ही मतलब ध्यान दे रहे ना, तो इससे अच्छा स्कूल जाएंगे। अभी क्या सब कुछ तो स्टार्ट हो गया है, वैसे भी सब लोग यहाँ वहाँ जाके आते हैं फिर घर पे जाते हैं, तो बच्चों को ही क्यों घर पे बिठाना, वो उनका ही नुकसान हो रहा है। स्कूल भेजने से मना करने वाले माँ पिता। भेजना मतलब मैं बच्चों के लिए होल्ड करूँगा क्योंकि जून के बाद अगर चालू मतलब वैसे भी स्कूल स्टार्ट होगा और अभी वैकेशन लग जाएगा, 2 महीने 3 महीने स्कूल भेज के मतलब ही नहीं है। तो अभी इतना रुके और 2 महीना रुक जाते हैं। ऐसे अभी दिन ब दिन पेशेंट तो बढ़ते जा रहे हैं और ये जो नया वेरिएंट है वो बच्चों के लिए थोड़ा सा खतरनाक है ऐसा बोल रहे हैं। तो थोड़ा एज अ पेरेंट हमें बहुत डर लगता है कि कैसे उनको स्कूल भेजने का। स्कूल जाने को तैयार बच्चे, पढ़ाई करेंगे अच्छा रहता है, वहाँ पे मोबाइल पे बोर हो जाते हैं। स्कूल जाने से मना करते बच्चे। स्कूल तो बहुत अच्छा है लेकिन अब कोरोना के वजह से तो बहुत बहुत टेंशन आ रहा है कि क्या है ये कोरोना। तो हमें ऑनलाइन भी अच्छा हो सकता है अगर हमने अच्छे से ध्यान दिया, अच्छे से अगर मैथ्स की अगर हमने अच्छे से सॉल्व किए तो हमें समझ आ जाएगा। तो मिला जुलाकर बच्चों को स्कूल भेजने के सारे पहलू पर गौर करें तो फिलहाल ये तय करना मुश्किल है कि बच्चों को स्कूल भेजें या ना भेजें। सरकार किसी भी फैसले को सफल बना सकती है, लेकिन उसके लिए बड़े स्तर की योजना बनानी होगी ताकि बच्चे हर हाल में महफूज रहें। स्कूल के अंदर भी बाहर भी जिम्मेदारी सबकी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।